अगली सुबह बहुत खामोश थी। मली विला की खवातीन किचन में मसरूफ थीं। बड़े आज भी ऑफिस जाने की तैयारी में थे क्योंकि कल से शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले थे। सब नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। सुहाई, याया, अफ़ाफ, उमायमा और इसाके वो दोनों सो रही थीं, जबकि याया ज़ेने भलांगता नीचे आया था। सबकी नज़रें उसकी तैयारी देखकर पड़ी की पड़ी रह गई थीं, जबकि नताशा और ताहा का निवाला गले में अटक गया था। वो ब्राउन कलर के थ्री पीस में मलबूस बालों को जेल की मदद से सेट किए, चेहरे पर छाई मसूई संजीदगी और आंखों में पहली वहशत लिए उनके बीच आया था। तुम कहीं जा रहे हो? सवाल हमसा की तरफ से आया। जी। चाय का सिप लेते कहा। किधर जा रहे हो तुम? मैं आपके साथ जा रहा हूँ। वही सपाट अंदाज। मतलब ऑफिस? अब के फैसल बोला। जी। वही अंदाज। मैंने सोच लिया है आज से ही ऑफिस ज्वाइन करूँगा और किसी पेशे में मुझे इंटरेस्ट नहीं। अगर आप सबको एतराज़ ना हो तो। आखिर में लहजा सवालिया था। अब इतनी तैयारी करने के बाद पूछोगे तो कौन एतराज़ दिखाएगा? हमसा ने जरा हैरत से निकलते कहा। वो सब उसकी तरफ मतवजा थे जब तूबा एकदम से चीखी दूसरी तरफ भागी जहां से उमायमा अंदर आ रही थी। ये क्या हुआ है आपके सर पर? चोट कैसे लगी बेटा? तूबा के बाद सब उसकी तरफ आए। वो सुबह रोज वॉक पर जाया करती थी। सब उसके पास खड़े वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो अकेला डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे कुछ लड़के तंग कर रहे थे डैड, उनसे लड़ाई हो गई थी, उससे आम से अंदाज में कहा। अयाम उसका जख्म साफ कर रही थी। आर्यान, हमसा, नताशा, मलाइका और ताहा का हाथ सर को पहुंचा था। एक घुंडी कम थी क्या मलिक विला में? ताहा बड़बड़ाया। नताशा ने उससे खूनी मारी। सही नाम रोशन कर रही हैं आपकी बेटी। दुनिया वालों को बता के आ रही हैं मैडम कि वो मलिक खानदान की बेटी है। नैपकिन से हाथ साफ करते वो शेर से उठता कर हाथ लहजे में बोला। सबने याया की तरफ देखा। अगर वो बोल रही है कि वो उसे तंग कर रहे थे तो मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत करके आई है या। और अगर मेरी बहन किसी का कत्ल भी कराएगी तब भी मैं उसका साथ दूंगा। मुरसली ने तेज लहजे में कहा। वो मुझे गुड़िया कहकर छेड़ रहे थे भाई, और मैंने इग्नोर भी किया। और आप जानते हैं, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी दुकान की शोपीस में रखी उस बेचैन गुड़िया की तरह हूँ, जिसके जिस्म में जान नहीं है, जो ना तो उन्हें रोक सकती है और ना बोलने की सलाहियत रखती है। मैंने कोशिश की थी इस खानदान की इज्जत को बचा लूं, मगर फिर मुझे मेरी इज्जत इस खानदान की इज्जत से ज़्यादा प्यारी महसूस हुई, तो मैंने उन्हें थोड़ा सा मारा और अपनी इज्जत महफूज कर ली। क्योंकि अगर मेरी इज्जत महफूज रहेगी तो इस खानदान की इज्जत महफूज रहेगी ना। वरना कुछ लोग फिर से वावेला मचाने पहुंच जाते कि लड़की डरपोक है, ये है, वो है। वो दिन ब दिन बदलती जा रही थी। वो जिसकी आवाज़ अलग से बामुश्किल निकला करती थी, वो मासूम लड़की अब आफत बन रही थी। अब वो बोलने लगी थी और उसे सुनने वाले हैरत के समंदर में डूबे होतसन हुए होते थे। डैड, मेरे ख्याल से इस ड्रामे की बजाय हमें ऑफिस चलना चाहिए। याया ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखते कहा और भाई निकल गया। अपना ख्याल रखना बेटा। डैड इज प्राउड ऑफ यू। उसका माथा चूम कर कहते फैसल भी बाहर निकल गया। मुरसलीन को स्माइल पास करती वो तोबा को मुतमईन कर दी कमरे में जा चुकी थी। नताशा बिल्कुल खामोशी से उसकी सारी बातें सुन रही थी। ईसा उसे तमाम मुलाकातों के मुतल्लिक बताकर खामोश हुई, तो नताशा के बिगड़े तासुरात देख वो थोड़ी सी परेशान हुई। ईसा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी मगर। नताशा खामोश हुई। मगर क्या अभी? ईसा ने फ़ौरन पूछा। मगर तुम एक बार उस शख्स से ये ज़रूर पूछना कि दुनिया उसे ब्लैक डेविल क्यों कहती है। नताशा के सवाल पर ईसा को हैरत हुई। भला ये कैसा सवाल हुआ अभी? उसका जो नाम है उसी से ही दुनिया उसे पुकारेगी ना। ईसा ने झुंझलाते कहा। नताशा उठ खड़ी हुई। ब्लैक डेविल कोई नाम है ईसा? वो तल्ख हुई। बस तुम ये सवाल पूछ लेना उससे, फिर मुझे बताना क्या जवाब दिया उससे। आर्यन अंकल से कैसे बात करनी है फिर मैं देख लूंगी। नताशा कहकर कमरे से निकल गई। ईसा उसके अजीब से लहजे पर उलझी खड़ी थी। ये हैं वो सारी डिटेल्स जो तुमने मंगवाई थी। और वो बाकी का काम, उसका क्या बना? लैपटॉप से नसें उठाए उससे संजीदगी से सवाल किया। वो भी हो गया है, मगर याया तुम्हें नहीं लगता ये सब करने से पहले तुम्हें हमजा अंकल को या किसी को बता देना चाहिए? अहमद ने आगे होने वाली तबाही को सोचते उसे फोन करने वाले अंदाज में कहा। राशा ने तिरछी नजर उसके चेहरे पर डाली। चेहरे से पुष्ट हटाई उंगलियां एक दूसरे में पेविस करते वो जरा आगे को झुका। मेरा दिल तोड़ने से पहले नैना इकबाल ने मुझे बताया था। क्या मेरे साथ धोखा करने से पहले माहिरा खान ने मुझे इत्तला दी थी? शनावर शाह उनकी मदद कर रहा था। क्या इस बारे में मुझे खबर दी गई थी?
उमाइमा शाह ने भरे मजमे में मेरे साथ निकाह करने से इनकार कर दिया। क्या ये सब करने से पहले मुझे किसी ने कुछ भी बताया था? वो इंतहाई संजीदगी से सर लहजे में उस सवाल पूछ रहा था, जिसके जवाब में अहमद के पास कहने को कुछ नहीं था। याह्या मीर का दिल कोई खिलौना नहीं है, जो जब जिसका दिल चाहेगा आएगा, खेलेगा और निकल लेगा। सख्ती से जबड़े भींचे वो पुश उसकी तरफ घुमाए शिद्दत से खोया हुआ। अब अगर किसी ने मेरे दिल के साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी की, तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। कन को देखते उससे बर्फीले लहजे में कहा और टेबल पर रखी कीस उठाते बाहर निकल गया। अल्लाह उसे अपनी अमान में रखेगा। वो शाही अमीर था, मलिक विला की रौनक, हमसा की तूफानी औलाद, जो कभी उमायमा शाह की दीवानगी हुआ करता था। दो बार मोहब्बत में हारा हुआ शख्स अब तबाही बनने वाला था। वो हंसा मुस्कुराता मर्द, लोगों की साजिशों की नजर हो गया था। वो सबकी मदद को तैयार रहने वाला, अपना अब बदला लेने वाला था। वो इंतकाम की एक नई दास्तान लिखने वाला था। हमसा कहता था वो लोगों की जिंदगियों में मुश्किलें पैदा करता है, मगर अब शाशा मीर उनकी जिंदगियों में तूफान बर्पा करने वाला था। वो शादी हॉल था, वहाँ बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट्स की गई थी। वहाँ लोगों का हुजूम बर्पा था। दुनिया की नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद थी। होती भी क्यों नहीं, अजीज खान की इकलौती भांजी का निकाह था। निकाह शुरू होने में कुछ टाइम बाकी था। दूल्हा दुल्हन मौलवी साहब सब वहाँ मौजूद थे। जब हॉल की एंट्रेंस पर ब्लैक कलर की बड़ी सी स्टाइलिश गाड़ी आके रुकी, उसके पीछे दो गाड़ियां और भी रुकी थीं, जिनमें से एक से तीन गार्ड्स उतरे उसके साथ हुए, जबकि दूसरे में से अरसल, बिलाल और शहज़ी निकले थे। वो थ्री पीस में मलबूस नहायत पुरकशिश लग रहा था। उसकी जाजिब शख्सियत वहाँ सबको मुड़ने पर मजबूर कर गई। वो नाक की सेध में जलता स्टेज के सामने आ रुका। वहाँ रखी चेयर पे टांग पर टांग चढ़ाए बैठा गार्ड साथ खड़े थे। ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम और ऐसे कैसे अंदर घुस आए हो? अजीज खान तैश के आलम में आगे आया। अपनी भतीजी से पूछे अंकल, उससे मुझे अपनी शादी में इनवाइट किया था। जवाब पर याहिया ने हाथ में पकड़ा कार्ड स्टेज की तरफ उछाला। ये कौन आदमी है नैना? साथ बैठे शोएब ने उससे गुस्से से दरियाफ्त किया। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मायरा कुछ कहती, याहिया तंसिया लहजे में खोया हुआ। साथ शहज़ी और बिलाल को इशारा दिया। मैं आपकी होने वाली बीवी का एक दिन पुराना एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। जहाँ याहिया ने बारूब अंदाज में अपना तारुफ करवाया, वहीं नैना उस पर लपकी थी। हाउ डेयर यू, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरे बारे में ऐसी बकवास करने की। ये झूठ बोल रहा है शोएब, मैं ऐसी नहीं हूँ। नैना याहिया पर झपटती, मगर गार्ड से उसे रोक दिया। तो वो वापस शोएब की तरफ आई, जो इस शाल सब किए खड़ा था, जिसके चेहरे पर बेयकीनी कायम थी। नैना ठीक कह रही है शोएब, ये लड़का ही बुरा है। उसका हर लड़की के साथ अफेयर रह चुका है, मगर नैना ने उसे भाव नहीं दिया। तो ये ऐसे नीच हरकत। मायरा मजीद कुछ कहती, एक जोरदार थप्पड़ उसके दाएं गाल पर लगा था। खबरदार, नीच होगी तुम और तुम्हारा ये खानदान। अगर इसके बाद एक लफ्ज मेरे भाई के बारे में तुमने मुंह से निकाला, गुद्दी से जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। ईसा वहां अचानक कैसे नुमादार हुई, शाशा भी हैरान था। मगर फिर जल्दी क्लाइमेक्स शुरू हुआ। मायरा ईसा पर लपकती, शाशा ने उसे खींचकर अपने बराबर में लिया। यू प्ले बेटर, बट नाउ इट्स माई टर्न। तभी हॉल की लाइट्स ऑफ हुई और साउंड सिस्टम पर कुछ ऐसा बजा कि सबके कान और सुनने के बाद बेयकीनी के आलम में डूब गए। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर, जिस पर शैज़ी ने स्पॉटलाइट डाली थी, वहाँ याहिया और नैना की तस्वीरें जगमगा रही थीं, जिसमें याहिया तकरीबन दूर था, मगर नैना उससे चिपकी हुई थी। साउंड सिस्टम पर चलने वाली वो कॉल रिकॉर्डिंग और वॉइस नोट थे, जो नैना ने उससे किए थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ याहिया। क्या तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत याहिया, वरना नैना इकबाल मर जाएगी। वो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। अगर तुम्हारी फैमिली ना मानी, तो तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लेना। इसके अलावा और उसकी कई रिकॉर्डिंग्स थी, जिसे सुनने के बाद अजीज खान का सर शर्म से झुक गया और दूल्हे वाले गुस्से की इंतहा पर जा पहुंचे। शायजा ने हाथ चलाया, लाइट्स वापस ऑन हुई। शुएब ने रख के एक थप्पड़ नैना की गाल पर मारा, जबकि दूसरा थप्पड़ अजीज खान की तरफ से था। वो आंखों में आंसू लिए याया को बेयकीनी से देख रही थी। उससे कभी अखज तक नहीं किया था। शायशा इतना भी संगदिल हो सकता है कि उसकी शादी में आकर ये सब करेगा। उसकी आंखों में रची बेयकीनी देख वो स्टेज पर आया। आई एम बैक विथ माई न्यू वर्जन। उसकी आंखों में बर्पा इश्ताल देख शाया ने सुकून से कहा था,
तुम्हें क्या लगा था यह अमीर इतना सॉफ्ट हार्ट है कि उसके साथ तुम इतना बड़ा गेम खेल जाओगी और वो तुम्हें यूं ही जाने देगा? जब तुमने अपने औरत होने का लिहाज नहीं किया तो मैं क्यों करता भला? वो गैस व गज के आलम में बोला। गलत फहमी अब खत्म कर दो। उस स्वीट याह्या मीर को मैंने दफन कर दिया। साला अपने साथ मेरी भी बैंड बजवाता था। अब मैं आग हूं, जो उलझेगा भस्म हो जाएगा। उन्हें अगली बार के लिए भी वार्न करते वो पलटा, फिर से वापस उसकी तरफ मुड़ा था। मेरी तरफ से तोहफा कबूल करो, अपनी कभी होने वाली शादी का। उसी का गेम उस पर उलटते वो उसी के अंदाज में उसे आग लगाता पलट आया। अगर अब भी आप इस जैसी लड़की से शादी करें तो लानत है आप पर भी। ईसा बेचारे शोएब को भी सुनाती याया की बाजू पकड़े बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद ही दूल्हे वाले भी रिश्ता तोड़कर जा चुके थे। वो ईसा से सवाल करता, सामने गाड़ी से टेक लगाकर खड़े अहमद को देख शाशा का पारा हाई हुआ था। याह्या तो गुड़िया को घर ड्रॉप करा, फिर मुलाकात होती है। वो सब नसें झुकाए गाड़ी में बैठे निकल गए। तभी याया उसकी बजाय अहमद की तरफ लपका। उसे वो हिट करता ईसा बीच में आई थी। डोंट डू दिस याया, वो मेरे कहने पर मुझे यहाँ लाया था। अहमद उससे अपना बचाव करते देख रूह मुड़ गया। मगर तुम आई क्यों यहाँ? वहां अगर कोई वीडियो बना लेता तो? शाया गुस्से से जी हाँ, वो पहली बार था। शाया ने इसात से ऐसे तल्ख रवैये में बात की थी। अहमद ने उसके बाजू दबोचे, रोकना चाहा। छोड़ो मुझे तो। शाया उस पर भी चढ़ दौड़ा। मुझे समझ नहीं आती यहाँ सबके दिमाग इतने आउट ऑफ रेंज काम क्यों करने लगे हैं। क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। आंखों में नमी लिए वो हफीज से बोली, बंदर कहीं का, आई हेट यू, चलो बॉडीगार्ड। वो कहती तन फन करती गाड़ी की तरफ जाती वापस पलट आई। मैं डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उसे फोन करते वो गाड़ी में जा बैठी। उसकी बचकाना हरकत पर याया के होंठों पर मुस्कुराहट उभरी, जिससे वो महारत से छुपा गया। वो लॉन में बैठे सिकंदर को मुस्कुराता दिख रहा था। हान उसके बदलते तेवर बाहू भी नोट कर रहा था। आपने क्या सोचा है उस लड़की के मुतालिक? मैं उसे बहुत जल्द अपना बना लूंगा यहाँ। सिकंदर ने पुरअज़म लहजे में कहा। वो सिर्फ एक मोहरा है जीत हासिल करने का। सिकंदर, उससे ज्यादा किसी और फसाद में खुद को मत उलझाना। उससे बात घुमाकर कही तो सिकंदर सा गिरा गया। बेफिक्र रहो। वो इतना ही बोला। नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे आपकी आंखों में वही 11 साल पहले वाली शनाख्त नजर आने लगी है। फिर से एचएम। उसे संजीदगी से कहा तो गुस्से के मारे उठ खड़ा हुआ। कितनी बार बोलूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस लड़की से मोहब्बत नहीं करता और मैं उससे निकाह भी सिर्फ अपनी जीत के लिए करूंगा। क्या? निकाह? हान सदमे से जी हाँ, ये प्लान में कब शामिल था। ये वो धमाका है जो मैं हर्ब दादा के सर पर करूंगा जब वो इजहारियान मलिक को मेरी सरबस्ती में देखेगा। सिकंदर कहका लगाकर हंसा। ये सबको कौन सा भूत चढ़ गया है निकाह करने का? हान ने मुंह बिगाड़ते कहा तो सिकंदर ने आईब्रोज उचकाकर उसे देखा, जिस पर याहान ने उसे अपनी और अनहरा की फ़ोन कॉल पर हुई गुफ्तगू के मुतालिक बताया, जिसमें उससे अपने निकाह के बारे में बताया था। मुझे उसकी फिक्र हो रही है भाई। वो ऐसे ही मुंह उठा के दुश्मन के गोल में चली गई है। वो परेशानी से कहने लगा। वो ऐसे ही नहीं गई हान, उसे बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया है। हान ने ना समझे से उसे देखा। कुछ देर पहले मुझे उसकी कॉल आई थी। उससे निकाह के मुतालिक मुझे नहीं बताया, मगर ये ज़रूर बताया है कि वहाँ एक लड़की है नताशा रज़ा, जो लिटिल एंजल को मेरे खिलाफ कर रही है। उससे कुछ सोचते कहा। शाहान भी मुश्ताल सा हुआ। इसलिए मैंने निकाह करने का सोचा है। सिकंदर ने इत्मीनान से कहा। मगर आर्यान मलिक कभी एक गैंगस्टर को अपनी बेटी नहीं देगा, और निकाह तो बहुत दूर की बात है। जब उसका वालिद ही नहीं मानेगा तो लड़की क्यों निकाह करेगी? और अगर उसे मुझसे निकाह करने पर राजी खुद आर्यान मलिक करे तो? सिकंदर ने गैर मुराई नुक्ते पर नसें जमाए कहा तो हान ने उसकी तेज खोपड़ी में फिर से कोई चाल बनती मुलायजा की थी। तब तो वो डेफिनेटली आपसे निकाह करेगी, मगर ये होगा कैसे? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बस देखते जाओ मैं इजहारियान मलिक को कैसे अपने जाल में फांसता हूँ। सिगरेट की कश लगाता वो अटल लहजे में गोया हुआ। अनेरा से तो पहले ही वो प्लान डिस्कस कर चुका था, बस उस पर अमल करना बाकी था। रात गहरी हो रही थी। ना जाने क्यों रात की इस पहर उसे बेचैनी ने आन घेरा था। वो कमरे से निकलती बाहर लॉन में आके टहलने लगी। तहा भी अभी तक वापस नहीं आया था। वो अमूमन इतना लेट नहीं होता था। अफवाह बेचैनी के आलम में वहीं चक्कर काटने लगी। अभी कुछ 5 मिनट गुजरे थे। तहा की जीप उसे मेन गेट से अंदर आती दिखाई दी।
वो जैसे अपनी जगह पर स्टिल हो गई। ना जाने क्या बात थी, दिल जोरों से धड़कने लगा। जीप पोर्च पर आके रुकी। अफाफ वहीं खड़ी उसे देख रही थी। जब वहां मौजूद देख जीप से उतरते ताहा के होंठों पर कातलाना मुस्कुराहट ने हाथ आ किया। अफाफ फालहाना अंदाज में उसकी मुस्कुराहट को देख रही थी। मालूम नहीं कैसी अनजानी सी कैफियत थी जिसमें वो गिरफ्तार हो चुकी थी। ताहा ने वहीं से बांसुर उठाया, जिसका मतलब समझते अफाफ बिना किसी डोर की उसकी तरफ खिंचती चली गई और फिर किसी कटी पतंग की तरह वो उसके मजबूत बाजू के हसार में जा कैद हुई। और शायद वो उसे न बताती, मगर ताहा की मोहब्बत भरे हसार में आते उसकी सारी बेचैनी एकदम गायब हो चुकी थी। वो उसे अपने हसार में लिए खामोश खड़ा था। जब अफाफ का हाथ अपने बाजू पर महसूस किया तो अभी कोई रद्द अमल देता। अफाफ झटका खाकर उससे जरा सी दूर हुई थी। उस तारीख रात में चांद की रोशनी और लॉन में लगे ग्लोब से उसने अपने हाथ पर खून देखा था। बेयकीनी के आलम में उससे ताहा की तरफ नसें उठाई। उसकी आंखों में हैरत समेत आंसू भी उमड़ आए। इसी लम्हे से ताहा बचने की कोशिश कर रहा था। आपको चोट लगी है? वो हिचकियां लेते रो थी। उसका यूं रोना ताहा को परेशान कर गया। हे अफाफ, जान, इधर देखो, कुछ नहीं हुआ। मत रो यार, किसी ने तुम्हें रोता देख लिया तो मेरा कत्ल हो जाएगा। उसे हंसार में लेते वो तकलीफ के बायस हंसकर बोला। जैसे तैसे उसे चुप करवा दे ताहा बचता बचाता उसे लिए अपने कमरे में आया था। कमरे में आते उसे दरवाज़ा लॉक किया। अभी वो मुड़ा ही था। अफवाफ किसी कटी डाली की तरह आंखें उसके सीने से लगी थी। वो ताहा के लिए किसी झटके से कम नहीं था। आपको पता है मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे बार बार आपका ख्याल आ रहा था। आप आपको चोट कैसे लगी? वो वाकई बहुत हसास थी, मगर ताहा को अपने बारे में उसकी हसासियत का इल्म अब इस पल हुआ था। उसी खुशी की इम्तिहान आसमानों से भी परे की थी। निकाह जैसे पाकीज़ा रिश्ते की यही तो खासियत होती है। इंसान के तमाम जज्बात, एहसासात और मोहब्बतें सिर्फ एक शख्स के लिए मरकूज हो जाती हैं। फिर चाहे वो लाख उस चीज़ से इनकार करे, उसका दिल और दिमाग खुद ब खुद ही उस पाकीज़ा रिश्ते की नवायत को समझने लगता है और उसमें मुलव्विस एहसासात में भी अपना आप डूबता महसूस करता है। उससे क्या क्या सोचा था ताहा को तंग करेगी, उससे दूर रहेगी। आज वही ज़रा सी अलहामी पर इतना रोती थी। वो उसे हज़ार में लिए खामोश खड़ा रहा। जब रोकर उसका दिल हल्का हुआ तो ताहा ने उसके भीगे चेहरे से बाल हटाए। चोट कैसे लगी आपको? वो बार बार नाक सुकेड़ती उससे पूछती। बहुत क्यूट लग रही थी। मैं जख्म पर मरहम पट्टी करती हूँ। जख्म का ख्याल आते ही वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। वापस आई जहाँ ताहा बेड पर शर्टलेस बैठा था। उसे यूं बैठा देख अफाफ के कदम वहीं जम गए। ताहा ने मुड़ते उसके चेहरे पर छाई उलझन देखी तो नरमी से उसे अपने पास बुलाया। यहाँ आओ लिटिल ब्राइट। उसके बुलाने पर अफाफ झिझकती उससे करीब आई। नजरें हन्नूस झुकी हुई थीं। अगर तुम ऐसे शर्माओगी तो बाजू से गोली कौन निकालेगा जान? जहाँ ताहा ने वो फिक्रा अदा किया वहीं अफाफ की आंखें पूरी की पूरी खुली। क्या? गोली? आपको गोली लगी है? वो फिर से रोने का मशगला फरमाती। ताहा ने उसे साथ लगाया और आंसू पूछे। खबरदार, अब अगर तुमने फिर से रोना धोना मचाया तो। वो भरम हुआ। वफाफ आंसू पी कर रह गई। मजाक कर रहा था जान, बस गोली छूकर गुजरी है और पट्टी भी मैं करवा आया था। बस तुम रोने में मसरूफ थी, इससे बता नहीं सका। अब मेरा भी कोई कसूर तो नहीं है। मेरी लिटिल ब्राइड इतना रोती है, बंदा बात करने से पहले ही भूल जाता है। वो जो उसी तकलीफ में रो रही थी अपने कसीदे सुने भवें सुखेड़ी। आप बहुत बुरे हैं। शर्म आपके पास से भी नहीं गुजरी। वफाफ मुंह के सावे बिगाड़ती कंधे पर सरकती बोली। नहीं जान, शर्म पास से गुजरी थी। उससे हंसी दबाते कहा। मगर क्या करता, वो शर्म फीमेल थी। जैसे ही पास से गुजरने लगी तो मैं साइड हो गया। उसका क्या भरोसा, अगर तुम्हारे मासूम जबरदस्ती के शोहर को चिपक जाती तो। जेलस तो तुमने ही होना था ना। वो शरीफों जैसा कहता अफाफ को हैरान ही कर गया था। सबको अपने अपने रूम में जाते देख वो फौरन से मुरसलीन के कमरे में आई, जहां वो उसी वक्त फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर ही आया था। ब्लैक जीन्स शर्ट में वो इंतहाई जाजिब लग रहा था। माथे पर बिखरे चंद बाल, मगर चेहरे और आंखों में साफ नागवारियत छाई हुई थी। वो उसे मुकम्मल इग्नोर किए ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ। बाल बनाने के गर्ज से ब्रश उठाया ही था जब नताशा ने हाथ से खींच लिया। रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? जहां भी जा रहा हूं, तुम होश हो जाओ।
कम से कम अब तुम्हारा वक्त तो नहीं बिल्कुल भी मांगूंगा। लहजे में हंफी थी। वो फिर से ड्रेसिंग की तरफ घूम गया। अच्छा सॉरी ना, मैं अगेन ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। नताशा उसके सीने पर हाथ बांधे कमर से सर टिकाए धीमे लहजे में खोया हुई। वैसे जा कहाँ रहे हो, ये तो बता कर जाओ। क्लब जा रहा हूँ। मगर क्यों? वो घूम कर सामने आई। थकन उतारने जा रहा हूँ। उसके जवाब पर नताशा की आंखों में समाने भर का गुस्सा उतर आया। तो तुम बीवी के होते किसी और औरत के पास जाओगे? उसका गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। उस पर उसके जवाब ने उसके गुस्से पर पेट्रोल डालने का काम किया था। जब बीवी वक्त नहीं देगी तो मैं यही करूँगा। वो ढिठाई का मुशायरा करते बोला। उसे गुस्सा दिलाकर मुरसलीन को मजा आ रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था उसे ये मजाक कितना महंगा पड़ने वाला है। उसके सामने आते नताशा ने सीने पर हाथ बांधे। अगर तुमने अपनी जगह से एक कदम भी मजीद आगे बढ़ाया तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। उसे कहने की देर थी, मुरसलीन चल पड़ा। नताशा ने टेबल पर पड़ा वास उठाकर उसकी पुश में दे मारा। मुरसलीन को अंदाजा था वो ऐसा ही कुछ करेगी। वो एकदम से पलटता, उस बांस को बड़ी महारत से खींच कर किया, मगर वो रुकी नहीं थी। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे होते हुए किसी और के पास जाओगे? उसकी ड्रेसिंग पर पड़े तमाम परफ्यूम्स एक एक करके जमीन पर पटकती। वो उसके 14 तबक रोशन कर गई। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी अगर तुमने मेरे अलावा किसी को देखा भी तो। उससे एक वांस मजीद उठाकर दीवार में मारा। पूरे कमरे में उसकी आवाज़ें और कांच टूटने की आवाज़ें फैलने लगी। मुरसलीन हक्का बक्का खड़ा उसका जुनूनी रूप देख रहा था। इससे पहले कोई कमरे में आता वो उससे करीब आया। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था यार। मुरसलीन ने उसे थामना चाहा। भाड़ में गया तुम्हारा मजाक। सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम उससे कॉलर दबोचे हुए मसीह चाहिए तो मुरसलीन ने एक ही जिस्म में उसके चेहरे पर हाथ जमा दिया। मेरी कुछ दिन पुरानी बनी बीवी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सच्ची। वो संजीदगी से खोया हुआ तो नताशा उसे धक्का दिए वहां से निकली। मुरसलीन ने गहरा सांस भरते बालों में हाथ फेरा और उसके पीछे आया। पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था। हर तरफ किरचियाँ ही किरचियाँ बिखरी हुई थीं। वो रोती बेड से अपनी चीज़ें उठा रही थी। उसकी कमरे में बाजू डाले मुरसलीन ने उसका रुख अपनी तरफ फेरा। अब नहीं करूँगा ऐसी बात, प्लीज़ रोना बंद करो। उसके लहजे में शर्मिंदगी थी। नताशा भीगी आंखों से उसे देखती मोबाइल उठाने के लिए पलटी। मुरसलीन ने उसे वापस से आसार में लिया था। नाराज रहोगी तो नहीं जाने दूंगा। उसे मजबूती से खुद में पीछे वो खड़ा हो गया। नताशा अब इरिटेट हो रही थी। वो कुछ कहती मोबाइल बजा। उसे नंबर देखते कॉल फौरन काट दी। छोड़ो मुझे जाना है, वो सर उकता कर बोली। बोल रहा हूँ ना, नाराज़गी ख़त्म करो पहले। वो बर्रम हुआ। नहीं करनी, अब छोड़ो मुझे। वो मस्जिद मसम्मत करने लगी। तभी फिर मोबाइल बजा। हुसैन ने गुस्से में उससे मोबाइल छीनते कॉल उठा ली। हेलो ताशी। अहमद फौरन बोला। मर्दाना आवाज़ पर मुरसलीन के माथे पर पल पड़े थे। कौन हो तुम? जहाँ वो बोला वहीं फटाक से कॉल कट हो गई। अब नताशा अपने होने वाले अंजाम को सोच रही थी। मुरसलीन ने उसे छोड़ते दोबारा नंबर मिलाया, मगर वो बंद था। उससे मोबाइल बेड पर दे मारा। कौन था ये आदमी और तुम्हें क्यों कॉल कर रहा था? उससे आहिस्तगी से मगर संजीदगी से सवाल किया। दोस्त से मेरा, बहुत पुराना, पाकिस्तान आया हुआ था, उससे मिलने जाना था मुझे। उससे भी संजीदगी से जवाब दिया। दोस्त था, अब नहीं रहा, समझी तुम? अब मेरी बीवी हो तुम और तुम किसी से मिलने नहीं जाओगी, एंड दैट्स इट। वो अटल अंदाज में बोलते गुस्सा सब करने को मुड़ा। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। झूठ वो बोलना नहीं चाहती, इसलिए जैसे भी लहजे में सही वो उसे बताकर ज़रूर जाने वाली थी। अगर आज तुम मुझसे मिलने गई तो मेरे पास वापस कभी मत आना। उसकी तरफ देखते हुए सख्त तरीन लहजे में बोला। नताशा उसे देखकर बैग उठाती कमरे से निकल गई। दिल ही दिल में उससे कई बार उससे माफ़ी मांगी थी, मगर वो मजबूर थी। ईसा की जान बचाने के लिए वो मुरसलीन की नाराज़गी भी बर्दाश्त करने को तैयार थी। उससे ज़्यादा देख मुरसलीन को अपने तन बदन में आग लगती महसूस हुई। दरवाज़ा ठाल की आवाज़ से बंद कर दे। जो चीज़ें उसकी बीवी कमरे में सलामत छोड़ गई थी उन्हें उठाकर उससे ज़मीन पर पटक दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा नताशा, कभी नहीं। वो गुर्रा कर कहता। कमरे का अशर नशर कर चुका था।